आइए 73rd क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 4 जिनेवा कन्वेंशंस के बारे में पूछा है, जो कि वॉर विक्टिम्स और लैंड पे होते हैं, सी पे होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सिविलियंस के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि 1949 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोडिफाई किया गया था इन कन्वेंशंस को और एक्सपैंड किया गया था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, तो ये कोर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके, चारों जिनेवा कन्वेंशन के। और ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉमन आर्टिकल 3 है सबका। सॉरी, ये आर्म्ड इंटरनेशनल पे करेंगे और कॉमन आर्टिकल 3 बोलता है नॉन इंटरनेशनल पे करेंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला है नॉन इंटरनेशनल के लिए। गोल क्या है? वही ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। किनको? जो पार्ट ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे, जैसे सिविलियन तो लेती ही नहीं है, ऊपर से नो लॉन्गर टेकिंग पार्ट। ठीक है, जैसे POW हैं या सोल्जर्स हैं बीमार, वो यूनिवर्सली रेटिफाइड है। ये सबसे अच्छी अचीवमेंट है इसकी, इसलिए कॉर्नर स्टोर बन चुका है IHL का ये। ठीक है, ये ज़रूर लिखना है, इसकी वजह से ये हो गया। और दूसरी, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वाली क्यों है? कन्वेंशन फॉर दी वुंडेड एंड सिक। ठीक है, या तो लग गई है उस बेचारे के, या तो बीमार हो गया, डेंगू जॉइंटिस हो गया, आर्म्ड फोर्सेस वालों को इन द फील्ड, मतलब लैंड पे। तो पहले तो इनका कवरेज देख लो किस किस पे होगा। ये जो सिक मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो ठीक है लैंड वॉरफेयर पे, इसमें इंक्लूड होंगे आपके आर्म ऑफ ये वाले सब। उसके अलावा मेडिकल पर्सनल भी होंगे, जो मेडिकल वाले, मतलब और ये ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब होंगे, जितना भी स्टाफ दिखेगा आपको, नर्सेज वगैरह सब। उसके बाद प्रोटेक्शंस क्या क्या हैं, तो ये तो हमने कवरेज देख लिया किस किस पे अप्लाई होगा, और 1 2 3 अप्रॉक्स। उसके बाद है ये वाले ह्यूमैनिटेरियन, आपको ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि तुम यहाँ के हो वहाँ के हो, तुम सोल्जर थे क्या थे, सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, और ये रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट के साथ मार्क्ड होंगे उन्हें, इनके पर्सनल्स को भी। ओके, फिर यहाँ ना उनका मर्डर किया जाएगा, ना टॉर्चर, ना इनह्यूमन ट्रीटमेंट, बल्कि उन्हें मेडिकल केयर दी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द किस साइड से। सेकंड वाला एट सी का है, किसका है? वुंडेड सिक तो उसमें भी थे, यहाँ शिप रेक्ड भी है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस वाले सोल्जर्स बेसिकली। तो नेवल वॉरफेयर सिचुएशन में अप्लाई करता है सेकंड वाली। शिप रैक इसमें याद रखना है, और इसमें मेडिकल शिप्स और हॉस्पिटल शिप्स भी होती हैं, अलग से याद रखना। शिप्स के अंदर पूरे हॉस्पिटल बने होते हैं। मेडिकल शिप्स होती होंगी जो ले जाती होंगी हॉस्पिटल शिप्स तक। की प्रोटेक्शन क्या है? ही ट्रीटमेंट देख लिया हमने, ह्यूमन ट्रीटमेंट है। हॉस्पिटल शिप्स वालों को भी इम्यूनिटी दी जाएगी, ना उन्हें कैप्चर किया जाएगा ना अटैक किया जाएगा, कोई कैनन नहीं चलाएगा इन शिप्स पे, ना इन्हें कैप्चर किया जाएगा। और न्यूट्रल वेसल्स जो एड कर रहे हैं इन्हें, जैसे ये रेड क्रॉस वगैरह, कोई भी न्यूट्रल जो होगा उसे भी बचाया जाएगा, उस पर भी अटैक नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शन दी जाएंगी, किस किस को दी जाएंगी। तो कवरेज और प्रोटेक्शन याद रखना, 2 3 पॉइंट कवरेज में अलग अलग लोगों को, और 2 3 अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शंस। फिर थर्ड कन्वेंशन किस पे? POWs पे, इनका ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ POWs तो क्या है? ये अप्लाई किस पे करता है? जो कॉम्बिटेंट्स हैं, कैप्चर किए गए ना, CC कॉम्बिटेंट्स जो कैप्चर किए गए हैं ड्यूरिंग वॉट, ड्यूरिंग इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये वाला भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए। हम्म तो लॉफुल कॉम्बिटेंट्स हैं ये, जो दूसरे के हाथ में पड़ गए, यानी दुश्मन के हाथों में। अब तेरे हवाले वतन साथियों टाइप अक्षय कुमार। ठीक है, फिर की प्रोटेक्शन इन्हें क्या क्या दी जाएगी, ये तो कवरेज हो गया, फिर से हमने देख लिया। और ये प्रोटेक्शन से क्या क्या दी जाएंगी, अब देखो। ह्यूमन ट्रीटमेंट हमने देख लिया, ऑल टाइम्स देना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद इन्हें टॉर्चर नहीं करना, इन्हें कोरिजन नहीं करना, ना कोई डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट देना है कि सड़ा हुआ मतलब केचुए वाला खाना दे दिया। इसके बाद इन्हें एडिक्वेट फूड भी देना है, शेल्टर भी देना है, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना है। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट डिग्निटी है हर इंसान की, ह्यूमन बींग की। इन्हें राइट टू कम्युनिकेट भी किया जाएगा, ये नहीं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया, कम्युनिकेट कर पाएंगे अपनी फैमिली से थ्रू ICRC, इंटरनेशनल, वही रेड क्रॉस वाली। ठीक है, उसके थ्रू। और POW को रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, रिलीज़ एंड रिपैट्रिएट, बेसिकली रिपैट्रिएशन होगा और रिहैबिलिटेशन भी। ठीक है, विदाउट डिले। जैसे ही हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म होंगी, तुरंत सबको अपने अपने घर भेज दिया जाएगा। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है, जैसे अक्षय कुमार आ गया था उस तरीके से। फिर यह हमारा जादव है, ठीक है, कुलभूषण जादव। फोर्थ वाली है सिविलियंस के लिए, इन द टाइम ऑफ वॉर सिविलियंस पे अटैक नहीं करना, बच्चियों पे, लड़कियों पे, बुढ़ों पे, इवन नौजवानों पे भी, सब पे। प्रोटेक्शन, स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन क्या क्या मिलता है? पहली बात तो जो सिविलियंस हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी में, उन पे अप्लाई करेगा, और ये अटैक नहीं करोगे, उन्हें डिपोर्ट नहीं करोगे उठा के, और ना मिस ट्रीटमेंट करोगे।
ठीक है, ना उन पे हाथ उठाओगे, ना उन्हें पकड़ोगे, और ना कोई बदतमीज़ी करोगे, अपशब्द बोलोगे, कुछ भी किसी भी तरीके का। ठीक है ना, ए ना डी ना एम। एडीएम ने देख लिया तो मारेगा पकड़ के। और इसके अंदर क्या क्या होगा, हर टाइप का वायलेंस। अटैक में क्या क्या आएगा, वायलेंस है, इंटिमिडेशन है, या हॉस्टेज पकड़ लिया उन्हें, या कलेक्टिव पनिशमेंट, ऐसा कुछ नहीं दोगे आप। ठीक है, कि पता चला सारा सबको उठा के गैस चैम्बर में डाल दिया, इसलिए ना धमकी दी जाएगी, ना हाथ उठाया जाएगा, ना कलेक्टिव पनिशमेंट, ना कुछ, ना बंदी बनाया जाएगा उन्हें। उसके बाद है, उन्हें खाना पीना, मेडिकल केयर, बेसिक लिविंग कंडीशन सबकी रेस्पेक्ट की जाएगी। और फोर्सिबली ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाएगा, ना डिपोर्ट किया जाएगा। तो अटैक वाला ये देख लिया आपने, ये पूरा अटैक का है। फिर हमने देखा डिपोर्टेशन, तो ये कोई डिपोर्ट नहीं करेगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा उठा के, और ना उनके साथ कोई किसी भी तरीके का मिस ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इवन स्पेशल प्रोटेक्शन किसे दी जाएगी, बच्चों को, प्रेग्नेंट को, औरतों को, एल्डर्स को, इन सबको। कॉमन आर्टिकल 3 होता है नॉन इंटरनेशनल पे। इसमें भी आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स ह्यूमन ट्रीटमेंट के बना के रखने हैं। ये प्रोहिबिट करता है कोई भी तरीके का वायलेंस नहीं होगा किसी भी पर्सन पे। ठीक है, क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं होगा, टॉर्चर नहीं होगा। ट्रीटमेंट बेसिकली आप अच्छा करोगे, टॉर्चर नहीं करोगे, हॉस्टेज भी नहीं बनाओगे उन्हें, और सेंटेंस भी नहीं दोगे उन्हें बिना ड्यू प्रोसेस के, ड्यू प्रोसेस से ही करोगे। ठीक है, नॉन इंटरनेशनल में भी। सिग्निफिकेंस क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड बन चुके हैं अभी ये चारों वाले ड्यूरिंग वॉर, क्योंकि IHL है ना अब, तो ये IHL बन चुका है, इसलिए ड्यूरिंग वॉर है ये तो। फिर ह्यूमन डिग्निटी, हर इंसान की ह्यूमन डिग्निटी होती है, UN चार्टर का प्रिंसिपल है, प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिग्निटी डिसअपियर नहीं होगी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में। ये नहीं कि तुम अंधे हो जाओ एकदम, तो डिग्निटी फिर भी रहेगी, हर वक्त रहेगी जब तक वो सांस ले रहा है। तो ये लीगल बेसिस प्रोवाइड करेगा प्रोसिक्यूट करने का वॉर क्राइम्स को। ICC भी करता है, एड हॉक ट्राइब्यूनल्स भी करते हैं। तो ये बेसिक फाउंडेशन बन गया है जिसके बेसिस पे ICC, एड हॉक ट्राइब्यूनल, जैसे ये था ना यूगोस्लाविया वाला, रुवांडा वाला, ये सब, तो ये सब प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अगर आपने वायलेट किया IHL, बहुत गंदे गंदे क्राइम किए, बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट, टॉर्चर, ये सब किया है, बेसिकली IHL का वायलेशन किया है तो। और ये कॉम्प्लीमेंट होता है एडिशनल प्रोटोकॉल से भी, 77 और 2005 की है। ठीक है, तो इन एडिशनल प्रोटोकॉल से और क्या क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट तो किया है, कैसे, प्रोटेक्शन और एक्सपेंड कर दी बथेरी, अलग अलग सिचुएशंस में भी, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़। अगर जैसे लॉज से मारोगे, है ना, ऑटोनमस वेपन्स होते हैं ना, उससे मारोगे, या कोई भी गंदी टेक्नोलॉजी से आपने यूज़ किया, तो बहुत वाइड कर दिया क्योंकि मॉडर्न है ये, इसलिए सिचुएशन भी और तरीके सब इन्होंने एक्सपैंड कर दिया। तो कंक्लूजन में 49 वाली जो जिनेवा कन्वेंशन हैं चारों, ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली राइटिफाइड है, हमने देख लिया, एक्सेप्टेड है ना। तो ये कोर बना देती हैं, बैकबोन बनाती हैं, फाउंडेशन बनाती हैं IHL का। ये केओस से बचाती हैं। ठीक है, केओस के टाइम पे ये लीगल और मॉरल बाउंड्रीज मेंटेन रखती हैं कि आप इन्हें नहीं लांघोगे। ठीक है, किसको बचाती हैं, सोल्जर्स को, शिप रेक्ट मतलब सी वालों को, फिर POW और सिविलियंस को, फिर से रिट्रीट कर देना चारों को। ये समराइज़ करना चाहो चारों को कर लेना, किसको बचाएंगी, क्या क्या मतलब बेसिकली कवरेज क्या क्या होगा, प्रोटेक्शन कैसे कैसी दी जाएगी, और एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे जो वायलेट हुए हैं, और मैकेनिज्म ICC वाला, एड हॉक ट्राइब्यूनल्स, यूगोस्लाविया, रुवांडा वाला, वो सब। अगला क्वेश्चन UDHR के ऊपर है। UDHR खाली लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द चार्टर में। तो क्वेश्चन इतना लंबा सा दे दिया है भाई, ये कहना क्या चाहते हो भाई, तो कहना ये चाहते हो कि लीगल स्टेटस बता दो UDHR का, और सिग्निफिकेंस बता दो इसकी। ठीक है, तो किसी भी इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन में ये कुछ चीज़ें याद रखना, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। पहली बात तो कब आया होगा अगर आपको पता है, तो ये कब आया है, 48 में आया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। है क्या इसके अंदर, इसके अंदर कॉमन स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो सबको अचीव करने हैं, चाहे इंसान हो चाहे नेशंस हो। ठीक है, सबको अचीव करने हैं। इफेक्ट क्या है कि भाई ऑल्दो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मगर फिर भी प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है, फाउंडेशन है ये, इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ दोनों को बहुत तगड़े तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। ये इफेक्ट है इसका। तो व्हेन, व्हाट एन इफेक्ट। नेचर क्या है UDHR का, नॉन बाइंडिंग है, हमें पता है, मगर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट लॉ का स्टेटस है, लॉ है बट सॉफ्ट लॉ है, तो बाद में सजेशन में लिख देंगे हम कि इसे हार्ड लॉ बना दीजिए। सॉफ्ट लॉ कैसे है, ये गाइड करता है कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स को भी, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट्स। इवन हमारी ये जुडिशरी इसको यूज़ करती है। जुडिशरी कैसे यूज़ करती है, जुडिशरी ने विशाखा में यूज़ किया है, KBC में यूज़ किया है, इनको इंटरप्रेट करने के लिए। क्या बोलते हैं, राइट्स एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 21 तो स्पेशली। फिर मॉरल पॉलिटिकल फोर्स भी है इसकी, क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव विल पूरी ह्यूमैनिटी की, कॉन्शियस। ठीक है,
कलेक्टिव विल भी, कॉन्शियस भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की। तो याद रखना। अब इन्फ्लुएंस कैसे किया है इसने नेशनल और इंटरनेशनल लॉ को, तो पहले नेशनल लॉ वाला देखते हैं। तो भाई बहुत सारी स्टेट्स ने इसको इनकॉर्पोरेट किया यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में। स्पेशली इंडिया को ले लो, साउथ अफ्रीका को ले लो, कनाडा को ले लो, ये तीनों भाई भाई हैं, साथ में अच्छी चीज़ें करते हैं। कोर्ट्स एक्सप्रेसली रेफर किया यूडीएचआर को, केबीसी में हमने देखा है, विशाखा में देखा है हमने, सीडॉ को किया है, ठीक है ना। प्रियम्बल और राइट्स यूडीएचआर के वो हेल्प करते हैं इंटरप्रिटेशन वगैरह में, फंडामेंटल राइट्स के लिए। इंटरनेशनली कैसे इन्फ्लुएंस किया है, जो ट्रीटीज़ है ना, बाइंडिंग ट्रीटीज़, उनको इन्फ्लुएंस किया है, बिकॉज यूडीएचआर इज़ द मदर ऑफ ऑल दी ट्रीटीज़ केम आफ्टर इट, जो कि बाइंडिंग भी थी। तो आईसीसीपीआर, आईसीएससीआर, ठीक है, ये बाइंडिंग भी हैं, इसलिए हमने लॉज भी बनाए इसके लिए आगे, ठीक है। 66 में आए हैं दोनों। और ये इंटरनेशनल लॉ में इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये कस्टमरी का पार्ट भी हो गया है। जैसे टॉर्चर मना करता है, राइट टू लाइफ बोलता है, इक्वालिटी बोलता है, आर्टिकल हमारे ही देख लो 21 हो गए, 14 हो गए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बहुत तगड़े से इन्फ्लुएंस किया है। और ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, CIL को मत भूलना, हर जगह आ जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब रिटन भी और अनरिटन भी दोनों इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस किया है। अब लीगल चार्टर में अगर आप देखो तो क्या क्या आता है, लीगल जो कैरेक्टर है, सॉरी चार्टर नहीं, लीगल कैरेक्टर क्या है यूडीएचआर के प्रोविजंस का। तो कुछ का लीगल रूल्स हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ खाली मॉरल सुएशंस हैं, मॉरल एस्पिरेशंस। 3 टाइप के हैं, इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। लीगल रूल्स क्या हैं, जो बिल्कुल ही नहीं करने हैं, एब्सोल्यूट वाले, स्लेवरी है, नेशनैलिटी है, ये तो लीगल रूल्स हो गए, लॉ बनाओ इन पे, इन्हें प्रोहिबिट करो। फिर कुछ है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जैसे आर्टिकल 21 में ये कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी, इक्वालिटी, डिग्निटी, फेयर ट्रायल, ये हो गए जनरल वाले, ठीक है। एक एब्सोल्यूट है, एक जनरल है, एक मॉरल है। राइट टू लेजर होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे हमारा DPSP, ठीक है, याद रखना, कुछ DPSP हैं, कुछ FR हैं, और ये FR हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ये हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और ये DPSP, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और इसका ट्रायंगल ज़रूर बना देना, इन तीनों के लिए ट्रायंगल बना देना। अब इंटरप्रेटिव वैल्यू क्या रहेगी कि यूडीएचआर अथॉरिटेटिव है, ये कीवर्ड मत भूलना, नॉन बाइंडिंग बट अथॉरिटेटिव, इंटरप्रेट करता है चार्टर के प्रोविजंस को, ठीक है। ये वाले याद रखना, अभी आगे भी 2-3 जगह आएंगे, 1, 13, 55, 56। UN बॉडीज़ एंड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। तो इंटरप्रेटिव, ये अथॉरिटेटिव है, UN की बॉडीज़ को इन्फ्लुएंस किया है, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स हो, बॉडीज़ हो, ट्रीटीज़ हो, सबको। लिमिटेशंस क्या है इसकी, बाइंडिंग फोर्स नहीं है, हम सबको पता है, और ना ही बेचारे के पास कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स हैं। जैसे इकोसॉक के पास भी नहीं है, मगर ह्यूमन राइट्स वाले के पास है ना, कमीशन, इसके पास नहीं है कोई इम्प्लीमेंट। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन स्टेट की गुडविल पे, पॉलिटिकल विल, इन सब पे डिपेंड करती है। और जबकि सोशो इकोनॉमिक राइट्स है ना, जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं वो तो वैसे ही एस्पिरेशनल होते हैं, तो वो तो रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। तो हर कोई हवाला देता है कि भाई रिसोर्स डेफिसिट है, हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हम सोशो इकोनॉमिक राइट्स तो वैसे ही इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। तो ये सब इसके लिमिटेशंस हैं कि ना तो इसके पास खुद का मतलब, ना तो बाइंडिंग है, ना इन्फोर्सिंग मैकेनिज़म्स हैं। तो स्टेट की गुडविल है, और वो सोशो इकोनॉमिक के चक्कर में रिसोर्सेज का हवाला दे देते हैं। अब इसकी ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस पे आते हैं। तो बेसिक है, फर्स्ट यूनिवर्सल एन्यूमरेशन है, फर्स्ट है, और वो भी यूनिवर्सल है, वो भी एन्यूमरेट कर दे रहा है, लिख के दे दे रहा है आपको, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यूनिवर्सल है तो बेसिकली बेंचमार्क बना दिया फिर इसने, पॉलिटिकल और मॉरल दोनों ही, क्या, ताकि स्टेट के कंडक्ट एवेलुएट कर सकें। वरना उससे पहले कोई बेंचमार्क, कोई यार्डस्टिक ही नहीं थी जिससे आप स्टेट का कंडक्ट इवेलुएट कर सको। तो फाउंडेशन बन चुका है अभी मॉडर्न ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का, ठीक है, मूवमेंट्स का भी हो चुका है ये फाउंडेशन। और कॉमन वोकेबलरी दे दी है इसने, स्टैंडर्ड्स दे दिए, ह्यूमन डिग्निटी ग्लोबली कैसे इंटरप्रेट करनी है। तो ये स्टेट्स के एक्शंस को भी गाइड करता है, उन्हें कंपेयर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, यार्डस्टिक है। मूवमेंट्स का फाउंडेशन है ये, इसी के बेसिस पे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट कितने आने लग गए, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, सब। और ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअल ह्यूमन की जो वोकेबलरी होगी ना स्टैंडर्ड्स की, डिग्निटी, वर्थ, वो सब भी। तो ह्यूमंस हो गए, पहले तो पूरी स्टेट हो गई, फिर स्टेट में से कुछ लोग अंदर घुस के निकल के आए तो मूवमेंट्स हो गए, फिर एक एक करके, ठीक है, तो बढ़ता चला गया, बेसिकली मैक्रो से माइक्रो तक चला गया। तो कंक्लूजन में लिख देना
कि यूडीएचआर हमें पता है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मगर फिर भी पावरफुल है, शेप करता है नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही ह्यूमन राइट्स लॉ को, ठीक है। और इसने अटेन भी कर लिया कस्टमरी स्टेटस, है ना, कस्टमरी स्टेटस भी अटेन किया है और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी। तो यहाँ पे ही ज़रूर लिख के आना, 38 का 1B भी लिख के आना, 38 का 1C भी लिख के आना, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी लाई करती है अथॉरिटेटिव इंटरप्रेटिव गाइड पे। ये स्टैंडर्ड ऑफ बेसिस है ना इसका अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन का यूनिवर्सल मॉरल कैरेक्टर है और इवन प्रैक्टिकल मीनिंग भी देता है, ठीक है। यूएन चार्टर ये सब है। तो बाद में देख लेना, चाहेंगे तो बना लेंगे एक टेबल जिसमें सारे प्रोविज़न हम लीगल, जनरल और मॉरल पे अलग अलग कर लेंगे। अभी तो देखा था ये डीपीएसपी हो गया था, ये हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, और ये हो गए थे हमारे फंडामेंटल राइट्स टाइप के। अगला क्वेश्चन 75th, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नाउ कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ नॉट जस्ट एक इन पर्सनल इंडिविजुअल का बट एवरीवन। तो क्रिटिकली एग्जामिन करो प्रेजेंट सिनेरियो हमारी कंट्री में भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी, कि कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सिंगल नहीं है, कलेक्टिव हो गया है वायलेशन, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसमें, स्टेटमेंट का मतलब है मॉडर्न ह्यूमन राइट्स लॉ की ट्रीटी ये प्राइवेट रॉन्ग ही नहीं, इंडिविजुअल रॉन्ग ही नहीं, बट पब्लिक रॉन्ग बना देती है कोई भी वायलेशन होता है तो वायलेशन इज़ अ पब्लिक रॉन्ग, ठीक है। राइट्स एंड रेम है, कम्युनिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी हो। शिफ्ट क्यों हुआ है ये इस तरीके से कि एक तो यूएन का चार्टर है, ठीक है, उसी के अंदर के कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि कॉमन कंसर्न बताते हैं। फिर यूडीएचआर है, यूडीएचआर और ये बेसिकली बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इसका कॉमन आर्टिकल 1 बोलता है कि राइट्स बाय ऑल पीपल, ठीक है, और ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट दोनों बताता है, राइट्स ऑफ द पीपल एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट। एर्गा ओमनिस आर्टिकल 1 एर्गा ओमनिस को स्टैब्लिश करता है कि हर किसी की ऑब्लिगेशन है इसको फॉलो करना। उसके अलावा जनरल एर्गा ओमनिस और जस्ट कोजेंस, ये दोनों, जैसे आईसीजे ने बार्सिलोना में बोला ना, एर्गा ओमनिस सब पे अप्लाई करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी हो, सब पे अप्लाई करेगा। अब क्वेश्चन रिलेटिंग टू ऑब्लिगेशन, ये वाला केस था बेल्जियम वर्सेस सेनेगल 2012 का, रीसेंट है मतलब, सेनेगल बेल्जियम वाला। सर्टेन राइट्स बेसिक फ्रीडम है, टॉर्चर जीनोसाइड वाली, और इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल, तो ब्रीच कंसर्न्स ऑल। प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, स्टैंडिंग, प्रोसीजरल रेमेडीज़, ठीक है, एक्टर्स अदर देन डायरेक्टली इंजर्ड। तो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है, स्टैंडिंग भी देख लो, प्रोसीजर्स भी देख लो, रेमेडीज़, तीनों ये होते हैं ना। जब कोई स्टैंडिंग लेके आएगा, कोई लोगो स्टैंड ही होगा, तो हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है, फिर उसको रेमेडीज़ देंगे। तो हर चीज़ में एक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ये होते हैं, मगर स्टेट, एनजीओ, इवन कंसर्न स्टेट, ये सब आ सकते हैं, हर कोई अकाउंटेबिलिटी ट्रिगर कर सकता है। तो इसलिए सबको एम्पावर करता है और हर स्टेज पे करता है, ठीक है, तीनों स्टेजेस पे सबको। मैकेनिज्म क्या है बॉडी जो करते हैं पब्लिक रॉन्ग आइडिया को, तो पहले ग्लोबल देख लेते हैं। ग्लोबल में आएगा ट्रीटी वाली जो पोजीशन है ना, तो ट्रीटी कौन सी है, आईसीसीपीआर है, उसकी ऑप्शनल प्रोटोकॉल और इन्फोर्समेंट देती है उसको। फिर कैट है, कैट का आर्टिकल 22 है। सीडॉ का है, उसकी भी ऑप्शनल प्रोटोकॉल है जो उसको इन्फोर्स करती है। तो ये सब बोलते हैं इंडिविजुअल हो चाहे थर्ड पार्टी कंप्लेंट्स हो, ये सब ट्रांसफॉर्म कर देंगे प्राइवेट इंजरी को पब्लिक रिव्यू में ऑफ द स्टेट का कंडक्ट, ठीक है। एक के साथ भी बदतमीजी होगी ना, तो पूरी स्टेट का कंडक्ट पब्लिकली रिव्यू होगा इस तरीके से। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ठीक है, किसी भी स्टेट का पीयर रिव्यू होता है, एनजीओ इनपुट्स देती है अपना, तो बेसिकली कम्युनिटी ऑडिट का एग्जांपल ये अच्छा है। तो ग्लोबल में हमने ट्रीटीज़ देख ली, ट्रीटी ने जो नई नई आई हैं ट्रीटीज़, है ना। फिर हमने पीरियोडिक रिव्यू देख लिया है, एनजीओ का इनपुट। फिर यूनिवर्सल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, कैट का है। और ये जो हीनियस क्राइम्स होते हैं ना, तो उसमें आईसीसी, पिनोशे इंपॉर्टेंट है, पिनोशे प्रेसिडेंट है, अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट ऑल हो जाते हैं, ठीक है, पिनोशे वाला याद रखना। एयरगा ओमनिस देख लो, गाम्बिया म्यांमार, ठीक है, गाम्बिया म्यांमार जीनोसाइड कन्वेंशन है, ठीक है। एयरगा ओमनिस लिटिगेशन ऑल पार्टीज़, ठीक है। फिर रीजनल कोर्ट्स तो हमें पता ही है, चाहे यूरोप का हो, चाहे इंटर अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, ये सब इंडिविजुअल हार्म्स को स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में तब्दील कर देते हैं। एक के साथ बदतमीजी होगी तो पूरी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी इसलिए। और जनरल मेजर भी लिए जाते हैं इनके रीजनल कोर्ट्स के द्वारा, चाहे लीगल हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे स्टैट्स हो, और चाहे पॉलिसी हो, हर जगह पेनिट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये ऑब्लाइज करनी है आपको हर हर लेवल पे, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं सारे कोर्ट्स कि हर लेवल पे हर स्टेप में सारी अच्छी चीज़ें इम्बाइब्ड हो। इंडिया का क्या खेल है भाई, इंडिया में जर्नी इसकी स्लो है वैसे तो, बट फिर भी काफ़ी सब्सटैंटिव है, ठीक है। इंजरी टू वन इज़ इंजरी टू ऑल। अब ये कैसे पता चलता है, एक तो पीआईएल देख लो,
ठीक है। एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन था ना, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिस्टोलरी याद रखना, पीआईएल जहाँ पे आएगा। पीएल के ये हैं हमारे दो, हुसैन आरा खातून हो गया, सुनील बत्रा हो गया। बदतमीज़ी इनके साथ हो रही थी मगर कलेक्टिव राइट्स आ गए। यहाँ प्रिजनर्स क्या हो गए, यहाँ भी प्रिजनर्स अंडर ट्रायल्स के हो गए, और यहाँ सारी विमेन कस्टोडियन, विमेन इन कस्टडी के हो गए, शीला बरसे के। तो ये तीन याद रखना। फिर स्ट्रक्चरल रेमेडीज़ में देख लो, ठीक है। मैंडमस और कोर्ट मॉनिटर रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, कोर्ट बेसिकली कोर्ट ड्रिवन स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो राइट टू फूड पीयूसीएल ला के दे दिया था, और प्रकाश सिंह ने बुलाया था ये वाला पुलिस रिफॉर्म्स। फिर है डिराइविंग राइट्स फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ, कैसे किया हमने, विशाखा सीडो अप्लाई किया, ये वाले आर्टिकल जो थे सीडो के। पुट्टा स्वामी ले आया प्रिवेसी को, नवतेज सिंह जौहर लाया है कम्युनिटी राइट्स को, पूरे ट्रांसजेंडर्स के कम्युनिटी राइट्स। तो इंटरनेशनल लॉ को हमने यूज़ किया है। स्ट्रक्चरल रेमेडीज़ लाए हैं पुलिस वुलिस में। एपिस्टोलरी पीआईएल पूरा ग्रुप राइट्स आए हैं, ये आर्टिकल्स भी है, ठीक है। फिर कॉम्पनसेशन ज़रूर दिया है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट है। नीलावती बेहरा में बोला था कि किसी के साथ कस्टोडियन डेथ हुई है नीलावती बेहरा में, तो उसे टॉर्ट कॉम्पनसेशन दिया जाए। और डीके बासु में भी अरेस्ट की गाइडलाइंस दी गई थी। तो पब्लिक लॉ रेमेडी, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे इस एक्ट के अंदर। थर्ड पार्टी कंप्लेंट्स भी हैं जो कि ट्रिगर करती हैं सिस्टमैटिक चेंजेस। फिर आएगा वाई कंसीविंग वायलेशंस एज इंजरी टू एवरीवन, हम क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि कलेक्टिव गुड्स है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फेयर ट्रायल, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब तो कलेक्टिव गुड्स है ना। तो इसलिए एक के साथ वायलेशन मतलब सबके साथ हो सकता है, यूनिवर्सली रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए। यूएनजीए के रिकॉग्निशन भी है ना, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जैसे। तो एक को उठाओ, उस पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बता दो। इंडियन में कैसे बताओगे, एमसी मेहता, तो कलेक्टिव गुड्स वाला इन्वायरमेंट को ले लिया। फिर डेटरेंस वाला कि हमें डेटरेंस और प्रिवेंशन, बदतमीज़ी कम करनी है, ठीक है। पब्लिक स्टैंडिंग यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन दिया है किसको, ताकि ये जो इम्प्यूनिटी के गैप्स है ना, कोई भी बच के निकल जाता है वो ना निकले, डेटरेंस रहे, ठीक है। डेटरेंस आ गई। फिर वल्नरेबिलिटी और ये भी आएगी। तो गंदी चीज़ हम कम करेंगे, अच्छी चीज़ें जो हमें वॉइस देनी है ना वॉइसलेस को, वो देनी है, तो वो यहाँ प्रोटेक्ट करता है डिफ्यूज़ एंड वॉइसलेस को बेचारे, ये सब। मगर चैलेंजेस क्या है, कंसेंट और सोवरेंटी, ये तो आड़े आएगी, सोवरेंटी हर टाइम आती है। सेलेक्टिव इन्वोकेशन बार बार आता है, डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है जो। ओवर जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, अब्यूज़ ऑफ पीआईएल, बिल्कुल। पब्लिसिटी या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर देता है, वो ब्लर हो रही है। कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना, तो डाइल्यूट हो जा रही है रेमेडीज़। फॉर एग्जांपल, हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी अभी तक काम नहीं कर रहा है, पहले रिसोर्सेज थी और उसके बाद ये हो गया। फिर रिसोर्स इंटेंसिव सोशो इकोनॉमिक राइट्स हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। श्रिंकिंग है सिविल स्पेस आपकी, एनजीओज़ वगैरह के पास पैसा ही नहीं है, तो सिविल स्पेस देख लो, रिसोर्सेज देख लो, स्पेशली सोशो इकोनॉमिक राइट्स के लिए, है ना। तो और हाँ, ये बहुत है, आईसीएससीआर ने प्रोग्रेसिव रिलेशन वाला दिया है, तो ये तो वैसे ही उसको इनहेरेंटली बहुत स्लो कर देता है। स्टेट्स को लीवे मिल जाता है कि भाई प्रोग्रेसिवली तो रियलाइज़ करना है, अभी कराएंगे और 100 साल लगेंगे वो। फिर हार्ड हो जाता है प्रूफ करना वायलेशन, ठीक है, क्योंकि मतलब सोशो इकोनॉमिक राइट्स होते ऐसे हैं ना, तो आप इन्हें प्रूव नहीं कर सकते वायलेशन। फिर डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन है, सब अपने अपने में लगे रहते हैं, जैसे बेल्जियम वाले लॉज थे पहले, ऑल दो अब कटे हो गए, ठीक है। प्रेजेंट बैलेंस क्या करना है, पीआईएल को हमें स्ट्रेंथन करना है। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए इंटरनेशनल नॉर्म्स का, जैसे विशाखा में हुआ, केबीसी में हुआ। रोबस्ट जूरिस्प्रूडेंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिग्निटी, इक्वालिटी, इन सब पे। हर इंसान, हर जज के अंदर घुस जानी चाहिए ये वाली ह्यूमन जूरिस्प्रूडेंस। एनएचआरसी का ओवरसाइट बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, जो गैप्स है ना, इन सबको फिल करो। कस्टोडियन वायलेंस अभी भी हो रहा है, अंडर ट्रायल्स का इनकारसरेशन हो रहा है, हेट, टारगेटेड हेट हो रही है, हेट क्राइम्स है। इन्वायरमेंट का तो कंप्लाइंस बिल्कुल नहीं है, दिल्ली में मरे जा रहे हैं 701 क्यों है अभी भी, मैं इसीलिए छींक आ रही है क्योंकि इतना ब्लर हो रखा है कमरा, ठीक है। तो रिमेन अनइवन इन दी लाइब्रेरी, और सब अनइवन है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इसलिए। और बचा कुचा चिलिंग इफेक्ट हो जाता है सिविल सोसाइटी पे, फ्री स्पीच पे, इन सब पे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्गर रीजनल कोर्ट्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यूरोप में, अमेरिका, अफ्रीका में रीजनल कोर्ट्स हैं, ये अच्छी बात है। क्लाइमेट, बिजनेस के और ये ह्यूमन राइट्स के बीच में धीरे धीरे लिटिगेशन जो है वो स्केल अप हो रहा है, तो लोग मान भी रहे हैं, अवेयरनेस भी आ रही है, लिटिगेशंस भी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है एट्रॉसिटीज़ की, म्यांमार वगैरह कहीं भी ले लो। आईसीसी, फॉरेन कोर्ट्स बहुत अच्छे से अकाउंटेबिलिटी एट्रॉसिटीज़ की देख रहे हैं, मगर फिर भी गैप्स है। तो इंडिया में देख लिया,
पॉजिटिव नेगेटिव, वर्ल्ड में पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, जियो पॉलिटिकल सेलेक्टिविटी, हर जगह सेलेक्टिविटी आएगी, कंप्लाइंस डेफिसिट, सोवरेंटी स्टेट कंसेंट, ये सब आएगी। मास एट्रोसिटीज़ कई जगह हो रही है, R2P के नाम पे तो बहुत होती है, इराक में मार डाला, पैलेस्टीन में भी मर रहे हैं, अफगानिस्तान में कितनों को मारा, मास एट्रोसिटीज़ हैं R2P के चक्कर में। ठीक है, फिर ये बॉटम लाइन क्या है भाई कि स्टेटमेंट लार्जली करेक्ट है, ठीक है, कि वो एकदम कोर बन चुका है, इंडिविजुअल का कलेक्टिव जा चुका है ना। ह्यूमन राइट का ब्रीच पब्लिक रॉन्ग दिखा की तरह देखा जाता है, कम्युनिटी वाइड ट्रिगर हो जाता है कंसर्न्स, येट इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल विल और रिसोर्सेज, इन सब पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अभी पूरे तरीके से। ठीक है, कंप्लायंस एंड कैपेसिटी CC देख लेना। ठीक है, ये डिसाइसिव फ्रंटियर्स हैं, इन्हीं फ्रंटियर्स पे आके हम थक जाते हैं। इसलिए केसेस में हम देख ही लेंगे, इसमें ICC बार्सिलोना वाला एर्गो ओमनिस, गाम्बिया, ठीक है, एर्गो ओमनिस पार्टिस, ऑल पार्टीज़ पे अप्लाई करेंगे। हुसैनारा खातून अंडर ट्रायल्स, सुनील बत्रा कस्टोडियन वायलेंस, DK बासु अरेस्ट, नीलावती कस्टोडियन डेथ, विशाखा CEDAW, पुट्टा स्वामी प्रेविसी UDHR, ICCPR, नवतेज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी राइट्स, MC मेहता इन्वायरमेंट, ग्लोबल में ये UN चार्टर है, UDHR है, बिल ऑफ राइट्स हो गए बेसिकली, और इनके ऑप्शनल प्रोटोकॉल मत भूलना क्योंकि एनफोर्समेंट पावर यहीं से आती है। कैट है, एंटी टॉर्चर वाला, ठीक है, फिर रोम स्टैचूट ICC है, UNGA का राइट टू हेल्थ है, ठीक है, इंडिया में इसका कौन था, MC मेहता था। ओके, अब अगले 4 क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में।